नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध, जो कि विरचित है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। यूजीसी नेट में संकलित किया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है। आइए जानते हैं क्या लिखा है निबंध में। कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो। आखिर ये इतने बेहया क्यों? कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। जैसे नाखून की जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद उनका स्थान था। उन दिनों जैसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था, नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों से सबसे मजबूत, सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र। वज्र अस्त्र होता है ना, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य के और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, जिनके पास लोहे के अस्त्र शस्त्र थे। विजयी असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए, फिर इतिहास अपनी गति की ओर बढ़ता गया। नाग हारे, सुपुर्त हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पतीले वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बम्बों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ चल पड़ा है। उसे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाखों वर्ष पहले के नखदान तावली जीव हो, पशु के साथ ही एक ही सतह पर विचरने वाले, चरने वाले। देखिए यहाँ पर जो लेखक ने बताया है, क्या नाग, असुर, सुपूर, यक्ष, गंधर्व और असुर, राक्षस, ये सब ऐसे थे जो अनार्य थे। मैं आपको बता दूं कि अनार्य उन्हीं को नहीं कहा जाता था जो भारत के नहीं थे या फिर जो देवता नहीं थे। अनार्य वो भी जीव ही थे, पर उनको धीरे 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 राक्षस की संज्ञा दे दी। अब यहाँ पे अलग अलग जीव हैं, सारे अलग अलग मनुष्य हैं, ठीक है, वो भी मनुष्य थी। तत्किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किस दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व पहले बच्चे के नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून क्यों जलाए जा रही है। मनुष्य वह भी अब उससे काटे जा रहा है। ये कमबख्त रोज बढ़ते हैं। क्यों वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य इसमें कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह गया है। उसे यह असहाय है, लेकिन यह कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी है? कहाँ है? वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। हिरोशिमा वाली घटना आपको स्मरण करा दे कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंकने से हुआ था, तो वही हिरोशिमा वाले उदाहरण है। यह तो उसका नवजीवन रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराशा हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना ही नहीं जानती। कुछ साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोद के लिए उपयोग में लाना शुरू किया। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चला कि आज से 2000 पहले का भारतीय नाखूनों को जम के संवारता था। उनसे काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिद्धक यानी मोम, अल्फक्त यानी
आलता ये यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को अपनी अपनी रुचि है, देश को भी काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्यचित बनाया है। यह बात चाहूं तो नहीं भुला सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाली प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चय मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई है, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकताएं रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वृत्तियों अनायास ही उनके और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उगना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा। और असल में यह सहजात वृत्तियां अनजान ही स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की, वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है, कौन सोचता तो क्या, उसे इतना पता भी नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजावृत्ति है वह उसे पशुत्व का प्रमाण है। उसे काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसे कोई रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य की विरोधनी है। मेरा मन पूछता है, किस और मनुष्य किस और बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यक्त होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा में पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, तब देसी भाषा के पत्रों स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, इन दिनों तक अंग्रेजी की अनुवृत्तियां करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका? उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किया, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्वयं का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है? यह हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजान स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार ये सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में यह इस समस्या के नाना भावों और नाना पहलुओं पर विचार किया गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं है जो रात रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी उत्तराधिकार विलुप्त और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में ये भी बात हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। ये जरूरी है कि परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझने ही मात्रा बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदलती है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, हमारे दीर्घकालिक संस्कारों का फल है। वह स्वयं के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप को द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, वह जो कुछ हमारा विशेष है, वह उसमें हम चिपटे ही रहे। हाँ, पुरानी का मोह समय वांछित नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा ही नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधिता के नशे में चूर होकर सबर से खो दें। कालिदास ने कहा है कि
सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग इशारों सॉरी मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते नहीं रहते। सो हमें परीक्षा करके हिकर बात कर लेनी होगी, परीक्षा करके ही बात कर लेनी होगी। और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। नाखून की बात चल रही थी और क्या से क्या बात आ गई, इसी को कहते हैं निबंध। ठीक है, देखिए, जातियां इस देश में अनेक पाई जाती है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियां पर खड़ी है और नाना मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकलना कोई सहज बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह अपने ही बंधन में अपने को बांधना। मनुष्य पशु से भी किसी बात से भिन्न है। आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है, पर अन्य प्राणियों के लेकिन फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है और श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वेद भाव और सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। देखिए कैसे, एतद्धि त्र्यंतम श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारतः निर्वेद महाराज सत्यम क्रोध एवच। देखिए इसकी अर्थ भी समझ लीजिए। इसमें अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को गिनाया गया है। अनुशासन पेज 120-10। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्यता ही सही है, वह सब के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स है, यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, और आदमी है कि सदा उसे लोहा लेने को कमर कसे रहे। मनुष्य को सुख कैसे मिलता है? बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता है कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी थी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। गांधीवादी थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऐसा दिन नहीं आ सकता है जब कि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लिप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह प्राणी शास्त्रों का प्रयोग बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछित जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बेहतर जीवन में रोकना पशुत्व का तगाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो
अच्छा होगा कि अभ्यास और ताप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अंतिम चरण में है हम सफलता उसे चरितार्थ में अंतर है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य प्राणी शास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल बल या बाहुल्य कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाहुल्य यानी बहुत मात्रा में, बाहुल्य से उसी वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता आना चाहती है। उसे काट देना उस स्वाभाविक निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, ये अंतिम संदेश है यहाँ पे। तो ये था मित्रों निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। छोटा निबंध है लेकिन बहुत ही सारगर्भित है। यूजीसी नेट के निबंधों की श्रृंखला में लगभग हम सारे निबंध प्रस्तुत कर चुके हैं। एक या दो निबंध और हैं आपके समक्ष जिनको परीक्षा से पहले हम प्रस्तुत कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ से अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप वीडियो को बार बार देखें, अंदर के प्रश्न आपको आ जाएंगे। और आलोचनात्मक निबंध भी है जैसा कि आपने देखा। तो एक से दो निबंध हैं, उनको हम नवंबर के महीने में करा देंगे लगभग। उसके बाद में बचे आपके 10 दिन, उनमें भी कुछ विशेष कराया जाएगा। जो यूनिट हमने छेड़ी नहीं है उस यूनिट में हम कुछ और कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। इसलिए उसे आप स्वाध्याय से पूरा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ में लेते हैं विराम। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।